आज हम जिस विषय का विश्लेषण करने वाले हैं वो जन्म कुंडली को महज एक भविष्यवाणी का पर्चा नहीं बल्कि व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति को समझने का एक बहुत ही सटीक और मैथमेटिकल टूल मानता है। ये सच में कमाल की बात है कि कैसे ये सोर्स एक एकदम स्पष्ट संरचना और कैलकुलेशंस के जरिए ब्रह्मांड की चाल को हमारी फाइनेंशियल कंडीशन के साथ जोड़कर देखता है। लेकिन इस सब में गहराई से जाने से पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल मन में आता है। क्या एक जन्म कुंडली सचमुच किसी एक ऐसे खास ग्रह को उजागर कर सकती है जो पूरी तरह से धन और समृद्धि के लिए जिम्मेदार हो? हमारी आज की स्रोत सामग्री इसी केंद्रीय प्रश्न की पड़ताल करती है कि क्या वाकई कोई ऐसा जटिल ब्रह्मांडीय सूत्र है जो वित्तीय सफलता के लिए सही ग्रह का पता लगा सकता है। इस पूरे सिस्टम को अच्छे से समझने के लिए इसे 6 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, धन देने वाला ग्रह। दूसरा, लग्न की राशियां और डिग्री। तीसरा, दिन बनाम रात की शक्ति। चौथा, फोकस और संघर्ष के क्षेत्र। पांचवां, उपाय वाले ग्रह की गणना। और छठा, ज्योतिषीय धन के उपाय। तो चलिए बिना देरी किए इस लॉजिकल सीक्वेंस को डिकोड करते हैं ताकि ये जटिल लगने वाली गणनाएं आसानी से समझ आ सकें। पहला भाग है धन देने वाला ग्रह यानी वित्तीय चालक की पहचान। चलिए इसमें गोता लगाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया का सबसे पहला और अहम कदम उस विशिष्ट ग्रह को ढूंढना है जिसे जीवन में पैसा लाने का काम सौंपा गया है। स्रोत के अनुसार यह कोई हवा में तीर चलाने वाली बात नहीं है, बल्कि एक बहुत ही स्पष्ट खोज है जो सीधे तौर पर एक फाइनेंशियल ड्राइवर की पहचान करती है। देखिए, इस फॉर्मूले का सबसे बेसिक स्टेप है असेंडेंट साइन यानी लग्न चिन्ह को देखना। यह चेक किया जाता है कि क्या कुंडली का लग्न एक विषम संख्या है जैसे 1, 3, 5, 7, 9 और 11, या फिर यह एक सम संख्या है जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और 12। हैरानी की बात यह है कि आगे के सारे बड़े और जटिल नियम इसी एकदम साधारण से गणितीय विभाजन पर टिके हुए हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, लग्न की राशियां और डिग्री, जिसे हम गणितीय कुंजी भी कह सकते हैं। इस चरण में उसी सम या विषम राशि को लग्न की सटीक डिग्री के साथ जोड़ा जाता है। केवल राशि जान लेना ही काफी नहीं है, डिग्री के साथ उसका तालमेल ही वो असली चाबी है जो इस रहस्य के ताले खोलती है। यहां जो बात सच में बहुत दिलचस्प है वो ये कि ये कैलकुलेशन काम कैसे करती है। अगर लग्न की डिग्री 0 से 15 के बीच है या फिर 15 से 30 के बीच है तो नियम बिल्कुल बदल जाते हैं। इससे यह तय होता है कि व्यक्ति की कुंडली पर सूर्य का शासन है या चंद्र का। जैसा कि आप देख सकते हैं, सम और विषम राशियों का इन डिग्रियों के साथ क्रॉस रेफरेंस हमें एक बहुत ही ठोस नतीजा देता है। तीसरा भाग है दिन बनाम रात की शक्ति यानी ग्रहों का वर्गीकरण। एक बार जब सूर्य या चंद्र का शासन तय हो जाता है तब यह देखा जाता है कि ग्रहों का कौन सा विशिष्ट समूह उस कुंडली के लिए सबसे अधिक शक्तिशाली है। इसे दिन और रात की शक्ति के रूप में जाना जाता है। स्रोत के अनुसार ग्रहों को 2 स्पष्ट टीमों में बांटा गया है। सूर्य द्वारा शासित कुंडली में दिन के शक्तिशाली ग्रहों का प्रभाव होता है, जिसमें सूर्य, बृहस्पति और शुक्र शामिल हैं। दूसरी ओर चंद्र द्वारा शासित कुंडली में रात के शक्तिशाली ग्रहों का दबदबा होता है, जिनमें चंद्र, मंगल और शनि आते हैं। यही वो ग्रह हैं जो तय करते हैं कि जीवन में ऊर्जा का प्रवाह किस ओर है। चौथा भाग फोकस और संघर्ष के क्षेत्र, जीवन की प्राथमिकताओं का निर्धारण। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये शक्तिशाली ग्रह सिर्फ कोई गणितीय आंकड़े नहीं हैं। ये इस बात को उजागर करते हैं कि दैनिक जीवन में किसी व्यक्ति की स्वाभाविक प्राथमिकताएं क्या हैं और कहां उनके ब्लाइंड स्पॉट्स या कमजोर पहलू छिपे हो सकते हैं। अगर इस अमूर्त गणित को हमारे असल मानव अनुभव से जोड़कर देखें तो ये माना जाता है कि जिन घरों में शक्तिशाली ग्रह एक्टिव होते हैं वे जीवन में बहुत गहरे फोकस के क्षेत्र होते हैं। इसके विपरीत जो घर खाली रह जाते हैं वे अक्सर जीवन की कमियों या संघर्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उदाहरण के लिए, खाली घर खराब बचत या प्रॉपर्टी से जुड़े मुद्दों जैसी चुनौतियों को दर्शा सकते हैं। अब हम पहुंचते हैं 5वें हिस्से पर, उपाय वाले ग्रह की गणना, जिसे समय का समीकरण भी कह सकते हैं। अब तक मिली जानकारी के साथ ये धन को अनलॉक करने के लिए आवश्यक उपाय वाले विशिष्ट ग्रह की खोज करने वाली सबसे महत्वपूर्ण कैलकुलेशन बन जाती है। इस गणना में एक बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प शब्द आता है, होरा। होरा असल में समय की एक ज्योतिषीय इकाई है। इसे दिन के उजाले के घंटों को, यानी सीधे शब्दों में कहें तो सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच के समय को विशेष भागों में विभाजित करके निकाला जाता है। स्रोत के अनुसार
उपाय का असली रहस्य समय के इसी छोटे से हिस्से में छिपा है। आइए देखते हैं कि ये सीक्वेंस कैसे बनता है। सबसे पहले जन्म का सटीक समय नोट किया जाता है, फिर उस दिन के सूर्योदय और सूर्यास्त का समय देखा जाता है। इसके बाद दिन के घंटों को 3 हिस्सों में विभाजित किया जाता है। इस गणित से उस समय की सक्रिय होरा का पता चलता है। और हाँ, यहाँ स्रोत में एक खास बात बताई गई है कि बुध हमेशा पहले और आखिरी घंटे पर शासन करता है। और अब छठा और आखिरी भाग, ज्योतिषी धन के उपाय, कर्म और अर्पण। इन सटीक गणनाओं के बाद हम अंततः इस सिस्टम के आखिरी चरण में आते हैं। यहां उन विशिष्ट और प्रैक्टिकल उपायों की बात की गई है जो कैलकुलेट किए गए हर एक ग्रह के आधार पर सौंपे जाते हैं। भौतिक अर्पण की इस लिस्ट में स्रोत साफ तौर पर सुझाता है कि गणना किए गए ग्रह के आधार पर शिवजी जैसे देवता को क्या अर्पित किया जाना चाहिए। बुध ग्रह के लिए हरी पत्तियां, बृहस्पति के लिए सफेद फूल या दूध, शुक्र के लिए पीले फल या खीर, सूर्य के लिए शहद और शनि के लिए तिल के तेल का दीपक। हर ग्रह की अपनी एक विशिष्ट वाइब या ऊर्जा होती है जिसे इन वस्तुओं से गहराई से जोड़ा गया है। लेकिन रुकिए, इन उपायों को शुरू करने से पहले एक और नियम का सख्ती से पालन करना जरूरी बताया गया है। वो है रिक्ता तिथि से बचना। चौथी, 9वीं और 14वीं चंद्र तिथियों को इन प्रथाओं को शुरू करने के लिए बिल्कुल अशुभ माना जाता है। यानी किसी भी नए उपाय की शुरुआत इन दिनों में तो बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए। ये प्रणाली इन उपायों की अवधि पर भी बहुत ज्यादा जोर देती है। स्रोत के अनुसार एक स्पष्ट परिणाम के लिए बिना रुके लगातार 43 दिनों तक ये ध्यान और अर्पण किया जाना चाहिए। निरंतरता या कंसिस्टेंसी इस पूरी प्रक्रिया का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा है। तो सबसे अहम बात यह है कि महज भौतिक अर्पण करना ही काफी नहीं है। स्रोत का स्पष्ट रूप से यह कहना है कि धन लाने की जिम्मेदारी भले ही ग्रह की हो, लेकिन उस धन को आकर्षित करने के लिए व्यक्ति को उस ग्रह के व्यवहार को अपनी असल जिंदगी में अपनाना ही पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर उपाय का ग्रह शनि है तो व्यक्ति को सेवा करने वालों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना होता है, या अगर वो चंद्र है तो लोगों के प्रति देखभाल करने वाला और नर्चरिंग स्वभाव अपनाना आवश्यक है। इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक बहुत ही विचारणीय सवाल सामने आता है। यदि कोई जन्म कुंडली सचमुच एक ब्रह्मांडीय ब्लूप्रिंट पेश करती है, तो इन ग्रहों के ढांचे के साथ हमारे सांसारिक कार्यों का तालमेल वित्तीय भाग्य को वास्तव में कितना तय कर सकता है? क्या ब्रह्मांडीय गणित और हमारे एक्शंस मिलकर किस्मत बदल सकते हैं? ये एक ऐसा दिलचस्प विचार है जो हमें ब्रह्मांड और हमारे कर्मों के बीच के गहरे संबंध पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है।